नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं तो उन्हें उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट में। मानसून की बारिश पहाड़ पर आफत बनकर आई है। पिथौरागढ़ के धारचूला की इस तस्वीर को देखिए। बरसाती नाले में फंसे एक शख्स को बाहर निकालने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मुनस्यारी के वल्थे गांव में दो सगे भाई बाइक पर थे। बरसाती नाले को पार करते समय दोनों पानी में बह गए। छोटे भाई की तो जैसे तैसे जान बच गई, मगर बड़े भाई की किस्मत अच्छी नहीं थी। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स आईटीबीपी में नौकरी करता था। रामनगर में धनगढ़ी नाला फिर से उफान पर है। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश से धनगढ़ी नाले में पानी इतना बढ़ गया कि वो सड़क के ऊपर बहने लगा और इसी दौरान एक गाड़ी रोड के बीच में फंस गई। ड्राइवर को लगा था कि गाड़ी को पानी के बीच से निकाल लेगा, मगर उसकी ये कोशिश बेकार गई। पानी का वेग इतना तेज है कि गाड़ी के पहिए तक रुक गए। गनीमत रही कि गाड़ी बहने से बच गई। रामनगर से दानिश खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं रुद्रप्रयाग में भी बारिश ने आम आदमी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। बरसाती नाले उफान पर हैं तो वहीं पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। तस्वीर को देखकर ये तक पता नहीं चल रहा कि बरसाती नाले में पानी बह रहा है या फिर मलबा। ऊखीमठ रांसी मार्ग पर एक बरसाती गदेरे से अचानक हलचल होती है। ऊपर से कुछ पत्थर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तबाही मचाने वाले बोल्डर बहकर आ गए। बोल्डर इतने बड़े थे कि वो मोटर मार्ग के एक बड़े हिस्से को भी अपने साथ बहा कर ले गए। मलबे के साथ एक काफी बड़ा पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा है। उसके साथ कुछ छोटे छोटे पत्थर और मलबा भी तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा है। एक बार के लिए तो लगा कि ये मलबा रुक गया है, मगर फिर अचानक से हलचल होती है और मलबा नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद तो इस बड़े पत्थर का वेग इतना बढ़ जाता है कि ये सीधे नीचे जाकर गिरता है। देखते ही देखते धूल का एक गुबार बन जाता है। ऐसा लग रहा है मानो बादल आ गए हैं। बोल्डर इतने बड़े थे कि वो रोड के एक बड़े हिस्से को भी अपने साथ बहा कर ले गए। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है रुद्रप्रयाग में क्या हालात हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला मुख्यालय से कटा 50 गांव का संपर्क। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग, इस वक्त की बड़ी खबर। नदी नालों के उफान पर आने से बढ़ी दिक्कत। कालीमठ मनसूना क्षेत्र के ग्रामीण घरों में कैद। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, तस्वीरें एक बार फिर से आप देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग में किस तरह से बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर। जो लोग सफर कर रहे हैं वो जान जोखिम में डालकर मजबूरी में अपना सफर कर रहे हैं। नदी नालों के उफान पर आने से बढ़ गई है लोगों की दिक्कत। तो आम जनजीवन प्रभावित। कालीमठ मनसूना क्षेत्र के ग्रामीण घरों में कैद।
बेहद चुनौती प्रशासन के सामने भी। रुद्रप्रयाग में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से इसकी चपेट में आ गया है। जिला मुख्यालय से 50 गांव का संपर्क कट गया, तो आवाजाही में भी दिक्कत है, सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लैंडस्लाइड वहां पर हो रहा है। तो पहाड़ की पहाड़ियां दरक रही हैं, आवाजाही पूरी तरह से ठप है। संपर्क मार्ग कट गया है जिला मुख्यालय से इन गांवों का। वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन भी बेबस और लाचार नजर आ रहा है। तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं जहां पर लोग इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना रोजाना कर रहे हैं। तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और जो लोग सफर कर रहे हैं वो जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय कर रहे हैं। तो नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ियां दरक रही हैं। तो बारिश की वजह से नदियां उफान पर बह रही हैं, जिस वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। राजधानी देहरादून में तो रिस्पना नदी में उफान आने से कई मकानों पर खतरा पैदा हो गया। उधर हल्द्वानी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। देहरादून में रिस्पना नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। देखिए रिस्पना नदी कैसे उफान मारकर बह रही है। आम दिनों में जो नदी सूखी रहती थी, अब उसमें उफान इस कदर है कि आसपास के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। रिस्पना नदी अपने किनारे की मिट्टी को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे लोगों में दहशत है। उधर हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे नदी से लगते इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश की वजह से बरसाती नाले भी उफान पर हैं, जिससे कई कॉलोनियों में बारिश का पानी घुस गया है। कलसिया पुल के नीचे है, पिछली बार इतना बड़ा हादसा हुआ, सब कोई आए और किसी ने कुछ नहीं करा। और अब कभी इतना मलबा आ गया, इतना बड़ा पत्थर आ गया, पूरी रात भर बाहर भागते हैं। जब रात को आता है तो हम खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं सोता है। काठगोदाम के बद्रीपुरा इलाके में पिछले मानसून सीजन में भी बारिश ने कहर बरपाया था। जैसे हालात हैं उसे देखते हुए इस बार भी लोग डरे हैं। 150 परिवार रहते हैं जी, 150 परिवार रहते हैं और हर समय भय का माहौल बना रहता है। रात जो कि हम लोग रात भर सोते नहीं हैं, रात को जग के काटते हैं। आए दिनों कई बार तो ऐसा होता है हम लोगों को घर खाली करके भागना पड़ता है जैसे बारिश तेज होती है। एक तरफ गौला नदी तो दूसरी तरफ बरसाती नाले लोगों को डरा रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, उससे आशंका इस बात की है कि हालात बिगड़ सकते हैं। हल्द्वानी से अंकित शाह के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मॉनसून सीजन में पहाड़ों पर बढ़ गई हैं लोगों की मुश्किलें। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड सचिवालय में विश्वकर्मा भवन में चौथे तल पर नियोजन भवन के दफ्तर को सील कर दिया गया है। दरअसल ऑफिस में कार्यरत महिला कर्मचारी की परिवार में आया था कोरोना पॉजिटिव। सचिवालय में तैनात अधिकारी मनोज कुमार पंत के दफ्तर को सील कर दिया गया है। तो नियोजन भवन का दफ्तर सील। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड सचिवालय में विश्वकर्मा भवन के चौथे तल पर नियोजन भवन के दफ्तर को सील करने की कार्रवाई की गई है। ऑफिस में कार्यरत महिला कर्मचारी के परिवार में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। सचिवालय में तैनात अधिकारी मनोज कुमार पंत के दफ्तर को सील किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। देहरादून में जिला न्यायालय में जिला जज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा है, जिसके बाद जिला जज कार्यालय और अपर जिला जज
पंचम का न्यायालय अगले 3 दिन तक के लिए बंद किया गया है। जिला न्यायाधीश ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। कोर्ट बंद होने से मुख्य रूप से जमानत प्रार्थना पत्र के कार्यों पर असर पड़ेगा। जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई अब कोर्ट खुलने के बाद ही, यानी 3 दिन के बाद ही हो पाएगी। तो इस दौरान कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। तो जिला जज को हुआ कोरोना, जिससे हड़कंप मच गया। अब 3 दिन तक ऑफिस बंद रहेगा, इसका आदेश भी जारी किया गया। पंचम और सप्तम अपर जिला जज जो हैं हमारे पंचम, उनको कोरोना से प्रभावित हुए हैं। उनके कारण हमारे जिला जज न्यायालय बंद हो गया है और जिला न्यायालय परिसर पूरा बंद हो गया है। उसके कारण जो जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी थी वो प्रभावित हुई है। वहीं देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। एक प्रस्ताव को अगले कैबिनेट की मीटिंग के लिए रखा गया है। तो कैबिनेट के अहम फैसले क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। जमरानी बांध परियोजना के लिए पीआईयू के गठन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में ऋषिकेश में रोगी सहायक केंद्र के लिए लीज पर दी जाएगी भूमि। तो एचएनबी चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में भी संशोधन करने को मंजूरी दी गई। कुलपति की आयु 65 से 70 साल करने का फैसला भी कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। तो विधानसभा सदस्यों की पेंशन और वेतन से संबंधित संशोधन को लेकर भी फैसला लिया गया। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले क्या हैं वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। विधानसभा सदस्यों की पेंशन और वेतन से संबंधित प्रस्ताव पर संशोधन लिया गया है। तो आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें जमरानी बांध परियोजना के लिए पीआईयू के गठन को मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ ऋषिकेश में रोगी सहायक केंद्र के लिए लीज पर दी जाएगी भूमि। एक और अहम फैसला, एचएनबी चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में संशोधन करने को मंजूरी दी गई। वहीं कुलपति की आयु 65 से 70 साल करने का फैसला भी कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। एम्स ऋषिकेश के नजदीक एक रोगी सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए भावराव देवरस न्यास निराला नगर लखनऊ को उन्होंने 1.43 हेक्टेयर भूमि लीज पे दिए जाने के संबंध में एक विषय आया। इसमें क्या था कि जो वीरभद्र ब्लॉक की 2866 एकड़ भूमि पशु लोक सेवा मंडल ऋषिकेश को 1950 में 99 वर्षों के लिए लीज पर दी गई थी। समय समय पर इस भूमि में से हमने अनेक विभागों को भूमि दी। अब केवल इतना किया कि जब इस न्यास ने कुछ जमीन मांगी कि एम्स के पास, वो ये न्यास एक अच्छे काम क्या करता है, जैसे दिल्ली एम्स के अंदर ही इसको एम्स ने जगह दी है और वहाँ ये बाहर से आए हुए लोगों को ठहराने के बदले में केवल 50 रुपये 40 रुपये इस तरह के लेते हैं। इसी तरह लखनऊ का मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ उन्होंने ऐसा ही किया। विधानसभा का सत्र आहूत करने का प्रस्ताव आया, जिसको स्वीकार हो गया है। 23, 24, 25 को यह सत्र बुध बृहस्पति शुक्रवार को होगा। कहाँ होगा? देहरादून में होगा, विधान भवन में होगा। तो उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर कहा कि वो इस बारे में सीएम से मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लेकर एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग इसको करेंगे। इसके साथ ही हरीश रावत ने जिला विकास प्राधिकरण को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या सरकार धीरे धीरे पंचायती सिस्टम को खत्म कर रही है। जब आई थी त्रासदी तो मैंने उस दिन भी जिस तरीके का वर्णन मुझको हरीश धामी जी ने बताया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और ये सुझाव बहुत अच्छा है। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर के एक बार उनसे फिर मिलूंगा। प्राधिकरण है ये उत्तराखंड के जो नियोजित विकास है उसके लिए एक नाशूर हो गया है और ये कैंसर के रूप में डेवलप हो, भ्रष्टाचार के कैंसर के रूप में डेवलप हो, उससे पहले इन प्राधिकरण के अस्तित्व के विषय में एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें बनी रहेंगी। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। अल्मोड़ा के दौरे पर रहे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रदीप टमटा की मांग है कि प्रदेश सरकार के आपदाग्रस्त इलाकों में फौरन राहत शिविर लगाकर जरूरी चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए। प्रदीप टमटा ने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार ने वहां पर जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई हैं। पूरी धारचूला विधानसभा में जो आपदा आई है वो अब तक की भीषण आपदाओं में है। तात्कालिक रूप से उनकी अस्थायी राहत शिविरों का बना करके उनको वहाँ पर जो आवश्यक जीवन की सुविधा है वो तत्काल मिलनी चाहिए। भोजन राशन का प्रबंध उनको मिलना चाहिए। उधर कुमाऊं से कमिश्नर अरविंद सिंह ने धारचूला में अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान उन्होंने पेयजल, यातायात और पुनर्वास के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बात की। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि बंद पड़े मार्गों को जल्द से जल्द खोला जाए। इसके साथ ही आपदाग्रस्त इलाकों में राशन पहुंचाने के भी निर्देश अधिकारी ने दिए। के अंतर्गत जो भी आपदा की क्षतियाँ हुई हैं उनके आकलन किया है, जनप्रतिनिधियों से बात की है, विभागीय अधिकारियों की जो कार्रवाइयाँ हुई उनकी समीक्षा करी है और काफ़ी काम उन्होंने रेस्टोरेशन के कर लिए हैं। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए एक्शन प्लान ड्रॉ कर लिया गया है। कुछ लोगों ने हफ्ते भर के अंदर जैसे बिजली, पानी वगैरह जो बचे हुए हैं हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएंगे। वहीं उधम सिंह नगर में युवक युवती ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है युवती की शादी भी हो चुकी थी मगर उसका युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले 1.5 साल से युवती अपने मायके में ही रह रही थी। तो बताया जा रहा है दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। युवक युवती के सुसाइड का मामला उधम सिंह नगर में सामने आया। दोनों ने जहर खाकर जान दे दी। प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड करने का मामला सामने आया है। तो युवती शादीशुदा बताई जा रही है। तो नाम लिख दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। तो उधम सिंह नगर में युवक युवती ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है युवती की शादी हो चुकी थी मगर उसका युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले 1.5 साल से युवती अपने मायके में ही रह रही थी। तो दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वहीं खटीमा में स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई है। सितारगंज तहसील में डीएम की तरफ से गठित की गई टीम जमीन की नपाई कर रही है। इसके बाद यह टीम ड्रोन कैमरे के जरिए जमीन के चिन्हीकरण का सर्वे करेगी और इस योजना के तहत वर्ग 6(2) की जमीन पर रह रहे किसानों को उनका स्वामित्व मिलेगा। पैमाइश कराई जा रही है। जमीन के चिन्हीकरण का काम भी शुरू हो चुका है। डीएम की तरफ से एक टीम का गठन किया गया। तो अब इस काम में तेजी आ गई है। तो स्वामित्व योजना पर अब काम शुरू हो रहा है। वहीं देहरादून पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने। देहरादून की पुलिस लाइन में 15 अगस्त का कार्यक्रम होना है जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त देहरादून की पुलिस लाइन में ही हूं। आप देखेंगे कि यहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इन तैयारियों के बीच जो यहां पर स्टेज है उसको भी सजाया जा रहा है और यहां पर सीधे अगर आप सामने देखेंगे तो यहीं पर जो है ध्वजारोहण होगा। मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और यहाँ से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियां हैं। ऐसा पहली बार है जब देहरादून की पुलिस लाइन में 15 अगस्त के कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में ही आज तक आज़ादी के बाद से 15 अगस्त का कार्यक्रम होते चला आया है। लेकिन इस बार परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है जिस वजह से वहां पर 15 अगस्त का कार्यक्रम कैंसिल किया गया और देहरादून की पुलिस लाइन में उसको आयोजित किया जाएगा। आप मेरे इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कुर्सियां लगाई गई हैं, यहाँ पर बाहर से आने वाले जो लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे वो यहाँ बैठेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत कम इस बार सीमित संख्या में, क्योंकि कोविड का दौर है और ऐसे में बहुत सीमित संख्या में 15 अगस्त के कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जाएगा। करीब 200 लोग जो बाहर के हैं उनको ही यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। वो भी जो पहले आएगा उनको ही यहाँ पर पहले पास दिया जाएगा और अंदर आने दिया जाएगा। अमूमन 400 से 500 लोग ही इस बार इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा
इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं होगी और कोविड की वजह से, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले अगर हम परेड ग्राउंड की बात करें तो परेड ग्राउंड में पूरे तरीके से कम 12 से 14,000 करीब लोग हर वर्ष 15 अगस्त के कार्यक्रम पर आते थे, लेकिन इस बार 400-500 लोग ही इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। जो कुर्सियां लगाई गई हैं उन पर और ज़्यादा स्पेस अभी दिया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। मास्क पहनकर सभी को यहां आना अनिवार्य रहेगा। तो इस बार कोई भी भव्य और कोई रंगारंग कार्यक्रम तो नहीं होगा, लेकिन आज़ादी के जश्न को मनाया जाएगा। कोविड के दौर का आज़ादी के जश्न पर पूरा असर देखने को ज़रूर है, लेकिन इस बार भी इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जाएगा और इस तरीके से पूरी रूपरेखा तैयार की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका उल्लंघन ना हो। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कालागढ़ स्थित कैंप में हाथी के बच्चे सावन को लेकर खास योजना बनाई गई है। सावन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैंप में उसके लिए खेलकूद जैसी एक्टिविटी भी शुरू कराई जाएगी। कालागढ़ एलिफेंट कैंप में हमारे 5 हाथी रह रहे हैं। इसमें 4 हाथी जो कर्नाटक से लाए गए थे और एक छोटा 2 साल का नर हाथी है जो उन्हीं एक मादा से जन्मा है 2 साल पूर्व। इन सभी के एंटरटेनमेंट के लिए और इनके बॉडी फिटनेस के लिए अलग अलग प्रोग्राम जो है वो कालागढ़ कैंप में आयोजित किए जाएंगे।